हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया लास्ट क्लास में हमने ईएसआर जो है वो खत्म कर लिया था और आज से हम स्टार्ट करेंगे एफएसआर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। अपने सिलेबस में एफएसआर के ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। जो एल्केन वाला जो टॉपिक है ना, जैसे 11th की एनसीईआरटी में आप देखोगे हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक एल्केन, तो एल्केन की ज्यादातर रिएक्शन जो है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, एफएसआर के थ्रू होती है। तो हमें एफएसआर पढ़ने हैं और इसमें जो है वो आप ये मान के चलो एल्केन के बारे में हमें बात करनी है। तो यहां जितने भी हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं एफएसआर के, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कहां पर, 11th की एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन वाला जो टॉपिक है उसमें जो है वो आपको एल्केन में ये सारी रिएक्शंस देखने को मिलेगी, है ना। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सबसे पहले हमने कौन सी रिएक्शंस देखी थी, ईएआर। तो एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है ईएआर। फिर हमने पढ़े ईएसआर, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं बेंजीन वगैरह, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है कौन सी, ईएसआर। तो अब है एफ एस आर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो है ना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होती है, आप ये मान के चलो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है। तो हमें जो है वो बस इसी के बारे में यहां पर स्टडी करनी है। तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगा कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्केन। ठीक है, तो ये जो है ना हम जानते हैं कि भैया एल्केन की ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है। ध्यान रखना, डायरेक्टली जो है वो पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन किसके लिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो एल्केन के लिए एफएसआर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एल्केन की। यानी कि कॉमनली एल्केन जो है वो इस तरह की रिएक्शंस देती है। अब यार हमें जो है वो देखो एग्जांपल पढ़ने से पहले यहां पर बार बार जो है वो फ्री रेडिकल आएगा। तो पहले एक छोटा सा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं कि ये फ्री रेडिकल बनता कैसे है। हालांकि जब हमने जो है वो शुरू में जब रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बता दिया था कि जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो होमोलाइटिक क्लीवेज जब होता है तो उससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर जो है ना मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि अब हम फ्री रेडिकल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो एक बार छोटा सा पॉइंट है, इसको हम यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं। तो भैया देखो, बॉन्ड क्लीवेज, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किससे होगा, कोई भी अपने पास जो रिएजेंट होता है उसका फॉर्मेशन जो किससे होता है, एक तरीके से होमोलाइटिक क्लीवेज या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से ही होता है, बॉन्ड क्लीवेज से ही होता है। तो बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। तो भैया बॉन्ड क्लीवेज जो है ना दो तरीके का होता है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो दो तरीके का हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज हो गया, एक तो होमोलाइटिक क्लीवेज है, एक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है। बहुत ही आसान सा काम है। आप देखना जरा कि हमारे पास ऐसी कंडीशन है, मान लो कोई ए है, ऐसी कंडीशन है। तो यहां क्या है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो यहां पर जो है ना ये क्या हो जाएगा भैया, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक तो ये लेके चला गया, एक ये लेके चला गया, तो दो ए फ्री रेडिकल ये हमारे पास जो है वो मिलेगा। तो जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर तो बना क्या, फ्री रेडिकल। ठीक, और दूसरी तरफ देखो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में हमारे पास ऐसी कंडीशन है ए और बी। मैं ये कहता हूं कि भैया इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन लेके जाएगा, ए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ए माइनस और साथ में बी प्लस, ये हमें मिलेगा। यानी कि एक तो बना केटायन और एक जो है वो इससे बना क्या, एनाइन। तो भैया हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जब होता है तो यहां से केटायन और एनाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, फिर होमोलाइटिक क्लीवेज कब होगा, फ्री रेडिकल कब बनेगा, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना वो क्या हो, कम हो, या फिर यूं कहो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो यहां पर तो हम बोलेंगे कि भाई बोथ एटम्स शुड बी
सेम इलेक्ट्रो मतलब शुड हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। और ये कंडीशन जो है वो किसकी है, होमोलाइटिक क्लीवेज की है ना। जैसे इसको जो है वो आप ऐसा भी बोल सकते हो, डेल्टा ई एन शुड बी इक्वल टू 0 या कम से कम होना चाहिए। यहां पर भैया जो है वो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर लेके चला जाएगा, तो एक तो केटाइन बनेगा और एक क्या बनेगा, एनाइन बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो डेल्टा ई एन है ना, ये आप ये मानो कि 0 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। हम जो है वो जनरल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। फिर इसके लिए जो है आप ये बोलोगे कि भाई नॉन पोलर सबस्ट्रेट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट आर सुटेबल, ठीक है। और यहां पर जो है वो हम बोलेंगे पोलर सबस्ट्रेट होना चाहिए, पोलर सबस्ट्रेट एंड पोलर सॉल्वेंट आर सुटेबल, ठीक है। अच्छा भाई देखो, मैंने जो है वो ये लिखा है कि सूटेबल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर मान लो कि यहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट आ गया तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा, या यहां पर पोलर सॉल्वेंट आ गया तो होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा। सूटेबल है, ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है। और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो हमेशा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ही होगा, यह कोई जरूरी नहीं है। होमोलाइटिक क्लीवेज भी हो सकता है। यहां पर भी यह कोई जरूरी नहीं है कि अगर दोनों एटम सेम है तो यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज ही होगा। ये सारी जो है वो ओवरऑल पूरी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ओवरऑल नेट कंडीशन कैसी है, किस तरह की कंडीशन है ना, कि कैसी कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। तो भैया देखो कि हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा फेवरेबल कंडीशन कौन सी है ना। फिर इसके लिए जो वो हम बोलते हैं कि यहां पर जो है वो एच न्यू हो गया, हीट हो गया, है ना, सनलाइट लिखा हुआ मिलेगा आपको, सनलाइट, ठीक है, ये लिखा हुआ मिलेगा, या फोटोन एनर्जी, ये सारी की सारी जो है वो आपको होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए क्या होती है, कंडीशन सुटेबल होती है। इसके लिए भैया जी जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है ना, सॉल्वेशन एनर्जी ये रिक्वायर्ड होती है जनरली, ठीक है ना। आपको बाहर से तो एनर्जी देनी पड़ती है, सॉल्वेशन एनर्जी भी जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। जैसे किसी भी आप रिएजेंट को जो है वो किसी एक तरीके से जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स करोगे तो वहां उसका सॉल्वेशन होगा, तो सॉल्वेशन से एनर्जी रिलीज होगी और उस रिलीज एनर्जी की वजह से जो है वो एक तरीके से केटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन है होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक। इतना ध्यान में रखना, होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनेगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से क्या बनेगा, केटाइन और एनाइन बनेगा। ये सारी चीजें जो है वो हमने पहले भी पढ़ी थी, होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के बारे में पहले बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बता चुका हूं। केवल जो है वो हमें यहां पर सरफेसली इसको पढ़ना था। क्यों? क्योंकि अब कंप्लीटली जितनी भी बातें होगी वो सारी फ्री रेडिकल से ही रिलेटेड होगी, हम फ्री रेडिकल की ही ज्यादा बातें करने वाले हैं इसलिए, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये हो गया अपने पास बॉन्ड क्लीवेज। अब बॉन्ड क्लीवेज के बाद में, क्योंकि हमें फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कशन करना है, तो अब जो बात हम करेंगे वो है भैया टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, कि हमें जो है वो रिएक्शंस का टाइप एक तरीके से जो है पढ़ना है ना, कि फ्री रेडिकल किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं। रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल की बात करते हैं। पहले फॉर्मेशन तो हो गया, चलो एक काम करते हैं, फॉर्मेशन से ही स्टार्ट करते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा ना, तो अब होमोलाइटिक क्लीवेज जो है वो किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि हम एक तरीके से एल्केन पढ़ने वाले हैं। एफएसआर में हम क्या पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ेंगे। देखो तो देखना, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स, ठीक है भैया जी। ऐसा है कि फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में आपको जो है वो ये ध्यान में रखना, बस होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है। जैसे H और H है ना, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, होमोलाइटिक क्लीवेज करवा दो, क्या बना, 2H फ्री रेडिकल बना, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हमें होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है। ये भी कंडीशन आ सकती है जैसे CH3H, मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए,
है ना। तो ये कंडीशन फेवरेबल है, किसके लिए फेवरेबल है, होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए फेवरेबल है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा ही ऐसा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो हम आगे देखेंगे। तो यहां पर देखो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो दो चीजें बन जाएगी, एक तो बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल और एक बन जाएगा क्या, H फ्री रेडिकल। जैसे हमारे पास Br और Br है, ठीक है, यहां होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, किसके, Br फ्री रेडिकल के मिलेंगे। जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब यार यहां पर आपको होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है तो जो पाई बॉन्ड है ना उसका मैं होमोलाइटिक क्लीवेज करवाऊंगा। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या बना, CH2 और ये CH2, ये फ्री रेडिकल और ये क्या है, फ्री रेडिकल। इस तरीके से जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, बहुत ही आसान सा काम है। कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे मान लो HBr, अगर इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, देखो ठीक ठाक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लेकिन फिर भी यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है। एक तो H फ्री रेडिकल बनेगा, एक Br फ्री रेडिकल बनेगा। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हमेशा किससे होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज से ही होगा। फिर इसके बाद में देखो रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये हमें पढ़ना है, और ये ही टॉपिक जो है वो एल्केन में हमारे काम में आएगा। रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है भैया जी। देखो बहुत ही आसान सा काम है। फ्री रेडिकल जो है ना वो मेनली दो तरीके की रिएक्शंस देते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो है ना ये तो होती है कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो होगा ये कपलिंग रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल है ना वो आपस में जो वो जुड़ेंगे, और कैसे जुड़ेंगे, रेंडमली जुड़ेंगे। कि कपलिंग रिएक्शन में जो है वो फ्री रेडिकल कैसे भी जुड़ सकते हैं। एक कंटेनर में अगर हमने बहुत सारे फ्री रेडिकल जो है वो क्या कर रखे हैं, रख रखे हैं, एक कंटेनर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल कैसे भी जुड़ सकते हैं। तो यहां पर देखना जरा कि जैसे H फ्री रेडिकल है, ये अपने जैसे H फ्री रेडिकल से जुड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनेगा, H2 बनेगा। जैसे भैया जी पॉसिबिलिटी है कि एक CH3 फ्री रेडिकल अपने जैसे किसी दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए और यहां पर क्या बना ले, CH3 और CH3, यानी कि एथेन बना ले। पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक CH3 CH2 फ्री रेडिकल अपने जैसे किसी दूसरे CH2 CH3 फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए और यहां पर जो है वो क्या बन जाएगा, अपने पास N ब्यूटेन बन जाएगा, है ना। ये फ्री रेडिकल का आपस में जुड़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक CH3 फ्री रेडिकल दूसरे किसी CH2 CH3 फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए और इस तरीके से जो आपस में मिलकर क्या बना ले, बॉन्ड बना ले। तो ये सारे के सारे एग्जांपल जो वो क्या है, कपलिंग रिएक्शन के हैं। जैसे भैया ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे ये वाला है ना, तो CH2 और ये CH2 फ्री रेडिकल है ना, ये दोनों आपस में मिलकर जो है वो क्या कर ले, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना ले। ये भी कपलिंग का ही एग्जाम्पल है ना। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ये यहाँ फ्री रेडिकल है, ये यहाँ फ्री रेडिकल है, दोनों जो है वो इस तरीके से आपस में जुड़ जाए। एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर बन जाए क्या, साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटी होगी। जैसे हमारे पास जो है वो ये कोई फ्री रेडिकल है मान लो, है ना, ये फ्री रेडिकल है। अब यार ये चार चार जो है फ्री रेडिकल, ऐसे एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे, है ना, कि ये कहां पर काम में आएंगे। ये हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये सारी रिएक्शंस जो है आगे जब हम FSR के एग्जांपल स्टार्ट करेंगे तो ये सारी रिएक्शन जो है वो काम में आएगी। और तब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये कपलिंग कैसे हुई। तो कपलिंग रिएक्शन हम यहाँ पर एक साथ देख रहे हैं। तो यहाँ जब रिएक्शन होगी तो हो सकता है ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना ले और ये दोनों मिलकर जो इधर बॉन्ड बना ले। तो इसमें जब मॉलिक्यूल में कपलिंग होगी तो मॉलिक्यूल में कपलिंग से ये लो जी एक स्पाइरो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ये वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से जो क्या होगा, एक तरीके से फ्री रेडिकल में कपलिंग होगी। और भी पता नहीं कितने सारे एग्जांपल हो सकते हैं कपलिंग के, बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है, ठीक है। चलो भाई, तो एक तो फ्री रेडिकल की रिएक्शन होगी कौन सी, कपलिंग रिएक्शन। दूसरी फ्री रेडिकल में आपको जो ध्यान में रखना है रिएक्शंस में, वो है भैया जी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो कि हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल की। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, यहीं पर कपलिंग रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर कपलिंग, ये पॉइंट ध्यान में रखना है यहां पर। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है ना, ये हमारे पास होता है भैया 1 डिग्री,
फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 3 डिग्री। अभी इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल जो होगा ना उसमें कपलिंग सबसे आसानी से होगी, फिर 2 डिग्री में होगी कपलिंग, और फिर 3 डिग्री वाला जो कपलिंग के लिए थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल में वो है भैया जी डिस्प्रपोर्शियोनेशन। डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक है भैया, हमारे पास जो है ना कोई 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, जैसे CH3, ये C और ये CH3 है, ये CH3, ये कोई 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि भाई देखो जिस कंटेनर में भी इस तरीके का फ्री रेडिकल होगा वहां पर केवल एक ही मॉलिक्यूल तो इसका होगा नहीं, ऐसे जो बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे 3 डिग्री वाले, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भैया एक 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो है ना वो अपने जैसे दूसरे 3 डिग्री फ्री रेडिकल के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए, और इस तरीके से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले, CH3 C और ये CH3 और ये CH3 और ये CH3 और ये CH3 और ये CH3। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक 3 डिग्री फ्री रेडिकल दूसरे 3 डिग्री फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले। ठीक है, लेकिन भाई यहां पर ये जो है ना बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो यहां पर क्या होगा, माइनर होगा, है ना। इसकी बजाय जो इसमें एक तरीके से डिस्प्रपोर्शियोनेशन आसानी से होगा। माइनर क्यों होगा, क्योंकि 3 डिग्री में जो कपलिंग है ना वो बहुत ही स्लो होती है, इसके लिए कपलिंग के लिए रिएक्टिविटी इसकी बहुत कम होती है। क्यों होती है कपलिंग के लिए रिएक्टिविटी, दिस इज कपलिंग प्रोडक्ट। कपलिंग प्रोडक्ट, इसका रीजन ये है भैया स्टेरिक इंटरेस्ट जो है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, कि इन दोनों कार्बन पर स्टेरिक इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। तो इनमें जो है ना हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शियोनेशन आसानी से होता है। अब डिस्प्रपोर्शियोनेशन देखो कैसे होगा, ये हमारे पास फ्री रेडिकल है, ये CH2H, और यहां पर जो है ये दूसरा कोई फ्री रेडिकल आया। अब इनमें जो है वो देखो कैसे जो है वो डिस्प्रपोर्शियोनेशन होगा। हमें पता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो फ्री रेडिकल होता है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी चलता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो आया इधर से, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर से। अब यहां पर क्या बचेगा, यहां पर H फ्री रेडिकल बचेगा। तो इस H फ्री रेडिकल को ये वाला जो फ्री रेडिकल है ना ये क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो हमें यहां पर 2 चीजें मिलेगी, एक तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक जो है वो हमें ये मिलेगा CH3 और ये CH3, यहां आया CH3 और ये H, ये 2 प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलेंगे। आप देखो कि ये जो है इसका तो हाइड्रोजन गया और इसका हाइड्रोजन गया, तो ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, है ना। और हाइड्रोजन का हटना इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये तो हो गया जी ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। दूसरे वाले में इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, ये मॉलिक्यूल जो है ना वो इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन। आप देखो सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ और सेम मॉलिक्यूल का ही क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इस तरह की रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शियोनेशन। और अगर आप देखोगे रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो भैया डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है, सबसे आसानी से रिएक्शन करता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्या 3 डिग्री में डिस्प्रपोर्शियोनेशन आसानी से होगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल में, और 1 डिग्री फ्री रेडिकल में कपलिंग आसानी से होगी, है ना। बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल सा काम है। 3 डिग्री में तो हम बोलेंगे डिस्प्रपोर्शियोनेशन आसानी से होगा और 1 डिग्री में कपलिंग आसानी से होगी। तो ये दोनों के दोनों जो है वो अपने पास क्या है, एक तरीके से डिस्प्रपोर्शियोनेशन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये तो है भैया अपने पास फ्री रेडिकल की रिएक्शन। तो 2 प्रकार की रिएक्शन हो गई, एक तो कपलिंग रिएक्शन हो गई और एक कौन सी हो गई अपने पास, डिस्प्रपोर्शियोनेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। जो FSR के एग्जाम्पल जो है, NCERT में जो एग्जाम्पल है, हम डायरेक्टली उन पर आते हैं। देखो जी, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है FSR के, कुछ एक एग्जाम्पल है। हम NCERT की कोई भी रिएक्शन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये सारी रिएक्शंस जो है वो हम पढ़ेंगे। FSR के जितने भी एग्जाम्पल NCERT में होंगे, चाहे वो अलग अलग जगह हैं, उन सबको हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं एक साथ, देखिएगा। तो देखना, टॉपिक इज एग्जाम्पल्स ऑफ FSR, ठीक है। और सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ये है अपने पास
हेलोजिनेशन। ठीक है भैया जी, बहुत ही आसान सा काम है हेलोजिनेशन। कहने का मतलब हमें, पहली बात तो मैंने अभी आपको कहा था कि एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है ना, और हेलोजिनेशन हमें पढ़ना, तो एल्केन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, हेलोजन के साथ करवाएंगे। यानी RH है, रिएक्शन हम करवाए किसके साथ, X2 के साथ। H न्यू की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है ना, या रिएक्शन जो है ना यहाँ पर सनलाइट भी लिखा हुआ हो सकता है। तो जब रिएक्शन होगी तो बनेगा RH हेलो एल्केन, और साथ में जो यहाँ से HX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन बोलते हैं। अब ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है। रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। अगर मैकेनिज्म की बात करें ना तो देखो मैकेनिज्म, ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा रिएक्शन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। अच्छा एक चीज और बता दूं कि यार फ्री रेडिकल की कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो FAR हो, फ्री रेडिकल एडिशन हो, चाहे वो FSR हो, कहने का मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो, तो फ्री रेडिकल की कोई भी रिएक्शन हो, फ्री रेडिकल की सब रिएक्शन जो है ना, आप ये बोल सकते हो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। इनमें 3 स्टेप होते हैं। हमने FAR भी पढ़ी है ना, EAR रिएक्शन शुरू में जब पढ़ी थी तो वहीं पर HBr H2O2 का एडिशन मैंने बताया था, तो वहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी। तो वो रिएक्शन भी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कौन कौन सा, सबसे पहला रिएक्शन स्टार्ट होती है तो चेन इनिशिएशन। सेकंड जो है वो अपने पास स्टेप होता है जहां पर हमने बोला था रिएक्शन का नाम क्या हो, मतलब स्टेप का नाम क्या था, चेन प्रोपागेशन। और तीसरा स्टेप कौन सा था, चेन टर्मिनेशन। ठीक है ना, यहां पर कई बार जो है ना पेरोक्साइड भी मिलाया जाता है। रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी हो सकती है। पेरोक्साइड जो है वो इस रिएक्शन में क्या होता है, इनिशिएटर की तरह काम करता है, रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहां देखो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप जो है वो चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन है ना। तो रिएक्शन यहां से क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये X2 का मॉलिक्यूल अपने पास H न्यू की प्रेजेंस में, भैया जी सबसे पहले इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, आपको 2X फ्री रेडिकल मिलेंगे। हमारी रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो चुकी है। अगर यहीं पर पेरोक्साइड होता तो इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा आ जाता कि पेरोक्साइड पहले खुद का होमोलाइटिक क्लीवेज करता, इसके बाद में जो रिएक्शन आगे स्टार्ट होती। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर कंटेनर में एक बार फ्री रेडिकल बन गया ना, तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को लगातार आगे से आगे प्रमोट करता है फ्री रेडिकल बनाने के लिए। तो एक बार फ्री रेडिकल बन गया, अब रिएक्शन आगे से आगे चलती जाएगी। सेकंड स्टेप जो होगा ना, ये इसको हम बोलेंगे चेन प्रोपागेशन, यानी रिएक्शन आगे प्रोपागेट होगी, रिएक्शन आगे चलेगी। अब कैसे चलेगी, तो आप ये समझो कि अब RH जो है ना, ये X फ्री रेडिकल आया, और X फ्री रेडिकल जो है वो क्या करेगा, RH पर अटैक करेगा। और RH पर जब अटैक करेगा तो यहां से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने पास। अब इधर देखना कि एक तो ये हो सकता है, देखो इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो अपने पास, है ना, वही बात, एक फ्री रेडिकल को देकर दूसरा फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहां पर कंडीशन ऐसी आएगी, एक तो ये बन सकता है HX और साथ में बन सकता है HR फ्री रेडिकल, है ना। ध्यान रखना कि ये जो प्रोपागेशन स्टेप होता है ये अपने आप में, इसमें 2 रिएक्शंस होगी, इसमें 2 स्टेप होंगे। प्रोपागेशन स्टेप में भी 2 स्टेप होंगे, ठीक है। तो आप ये बोलोगे एक तो HX बना, एक R फ्री रेडिकल। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि यार यहीं पर RX बन जाए और साथ में क्या बने, H फ्री रेडिकल बने। लेकिन भैया ये सेकंड रिएक्शन जो है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये फर्स्ट रिएक्शन ही पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया फॉर्मेशन ऑफ H फ्री रेडिकल इज हाईली एंडोथर्मिक। कि अगर आपको यार H फ्री रेडिकल बनाना है ना, तो इस रिएक्शन के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और ये हाईली क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होने का मतलब ये है कि ये हाईली अनस्टेबल है ना, और हाईली बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो इसलिए जो है यहां पर रिएक्शन जो है वो इस तरीके से, इस मतलब हाईली आप बोलोगे एंडोथर्मिक है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो हमारी रिएक्शन जो इस पाथ के थ्रू नहीं जाएगी आगे, इसी पाथ के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब यहां पर देखना जरा कि क्या होगा, कि अगर हम देखें एक ग्राफ जो है वो इस स्टेप के लिए हम बनाते हैं। इस तरफ तो है अपने पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना, और इस तरफ है अपने पास एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, देखो RH यहां तो है, मान लो दिस एनर्जी लेवल इज फॉर रिएक्टेंट, और ये वाला एनर्जी लेवल है प्रोडक्ट। तो यहां पर तो है हमारे पास क्या, RH,
और साथ में क्या है, X फ्री रेडिकल। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास इधर जो है वो क्या है, एक तो है HX और R फ्री रेडिकल। अब देखो कि हमारे पास 4 हेलोजन है, एक तो फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक क्या है, आयोडीन है। तो ये देखा जाता है कि यार ये जो ग्राफ है, देखो ये एनर्जी लेवल तो है अपने पास रिएक्टेंट का, ये वाला एनर्जी लेवल है प्रोडक्ट का। तो ये देखा जाता है कि ये वाला एनर्जी लेवल यहां पर अगर फ्लोरीन आप लोगे तो यहां पर बनेगा अपने पास HF और साथ में जो है वो बना क्या, R फ्री रेडिकल। जब आप यहीं पर क्लोरीन लेते हो तो क्लोरीन के लिए जो हो यहां पर रिएक्शन होती है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल ऊपर मिलता है, HCl बनेगा और साथ में क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल। जब आप यहां पर ब्रोमीन लेते हो तो ब्रोमीन के लिए ग्राफ जो यहीं से टर्न हो जाता है, तो यहां पर बनता है HBr और साथ में R फ्री रेडिकल। और जब आप यहां पर आयोडीन लेते हो तो यहां पर बनता है HI और साथ में यहां पर क्या बनता है, R फ्री रेडिकल। कहने का मतलब आप ध्यान से देखना कि फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए ग्राफ जो है ना वो रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से नीचे जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों के फॉर्मेशन में रिएक्शन जो है वो कैसी है, ओवरऑल जो फर्स्ट स्टेप है ना वो कैसा है, वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, और ये वाला स्टेप कैसा है, ये वाला स्टेप है कैसा, एंडोथर्मिक। इनमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम हेलोजिनेशन के लिए रिएक्टिविटी देखें ना कि कौन सा हेलोजन कम रिएक्टिव है, कौन सा हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है हेलोजिनेशन के लिए, तो यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि यार फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसके बाद में कौन आएगा, क्लोरीन, इसके बाद में कौन आएगा, ब्रोमीन, और आयोडीन जो है वो हेलोजिनेशन के लिए सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसके लिए, हेलोजिनेशन के लिए। समझे बात को? तो यहां पर देखना मैं यही लिख देता हूं कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन फॉर हेलोजिनेशन। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर आएगा कौन, ब्रोमीन, और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब यहां पर समझना कि यार फ्लोरीन जो होता है ना ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है ना, गिव्स एक्सप्लोजिव रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है। ठीक है, फ्लोरीन, है ना। क्यों है ज्यादा रिएक्टिव, आप खुद देखो जरा कि इसके लिए जो है वो ये सबसे ज्यादा एक तरीके से जो है वो जो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है ना, आप देखो कि भैया बहुत नीचे जा रहा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और बहुत ज्यादा एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाए, अनकंट्रोल्ड मैनर में रिलीज हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो फ्लोरीन तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है। इवन आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम है, तो इसके साथ जो रिएक्शन है ना वो रिवर्सिबल होती है, गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो आयोडीन के साथ रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। फिर जो है वो ये भी हमें पता है, हमने अभी देखा है जस्ट कि फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों के साथ तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और बाकी जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन कैसी है, यह है भैया एंडोथर्मिक। ठीक है, तो हमें जो है वो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, हेलोजिनेशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है भैया हेलोजन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हमारे पास जो है वो चेन प्रोपागेशन स्टेप का सबसे पहली रिएक्शन, चेन प्रोपागेशन की पहली रिएक्शन। तो रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं, एक तो चेन इनिशिएशन हो गया, फिर सेकंड चेन प्रोपागेशन हो गया, अब फिर थर्ड जो है ना वो होता है चेन टर्मिनेशन। लेकिन चेन टर्मिनेशन पर जाने से पहले हम यहीं पर जो है ना इसके लिए जो है वो सेकंड रिएक्शन तो देखें कम से कम। तो सेकंड रिएक्शन आसान है, एक बार अगर फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट हो गया ना तो अब आगे से आगे जो है फ्री रेडिकल बनते चले जाएंगे। तो देखो सेकंड स्टेप जो है वो इसी का क्या होगा, तो सेकंड स्टेप में अब हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या बना, आर फ्री रेडिकल। ये आर फ्री रेडिकल दूसरे किसी HX के मॉलिक्यूल पर या दूसरे किसी X2 पर अटैक करेगा। ये एक आर फ्री रेडिकल आया और ये हमने जो क्या ले रखा है, हेलोजन ले रखा है, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे हेलोजन पर अटैक करेगा, X2 के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, और जब अटैक होगा तो एक बनेगा RX और वापस से बन गया X फ्री रेडिकल। ये X फ्री रेडिकल वापस से किसी दूसरे RH पर अटैक करेगा, और ये लगातार आगे से आगे रिएक्शन चलती जाएगी, और रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक हम बोलेंगे कि भैया रिएक्शन में से या तो X2 खत्म ना हो जाए या फिर RH खत्म ना हो जाए, या तो एल्केन खत्म हो जाना चाहिए या फिर हेलोजन खत्म हो जाना चाहिए। दोनों में से कोई एक जब तक खत्म नहीं हो जाता ये रिएक्शन तब तक आगे से आगे प्रोपागेट होती रहेगी। ठीक है, फिर देखो लास्ट जो थर्ड स्टेप आता है ये है अपने पास चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन,
देखो जी, बहुत ही आसान सा काम है टर्मिनेशन का। तो मैंने तुम्हें ये बता रखा है कि यार टर्मिनेशन में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स है वो आपस में रैंडमली कैसे भी जुड़ सकते हैं, है ना। तो जैसे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है एक आर फ्री रेडिकल दूसरे आर फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए, तो क्या बन जाए, आर आर बन जाए। पॉसिबिलिटी है कि एक एक्स फ्री रेडिकल दूसरे एक्स फ्री रेडिकल के साथ मिलकर वापस से क्या बना ले, एक्स2 बना ले। और भी बहुत सारी डिफरेंट तरीके की, अलग अलग तरीके की जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जनरली ये जो है दो तरीके की पॉसिबिलिटी होती है। और जब रिएक्शन से सारे के सारे फ्री रेडिकल गायब हो गए, सारे फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये है हमारे पास एक तरीके से हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हुई, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू मैकेनिज्म जो है वो आगे बढ़ी, जिसमें कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। चेन इनिशिएशन, रिएक्शन स्टार्ट होती है फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन से। चेन प्रोपागेशन, जिसमें कि अपने आप में 2 स्टेप होते हैं। यहीं से हमने जो रिएक्टिविटी चेक करी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए जो अपने पास हैलोजिनेशन की रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी। ब्रोमीन और आयोडीन के लिए हैलोजिनेशन की रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। फ्लोरीन जो है वो एक तरीके से एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, जबकि आयोडीन जो है वो उसके साथ रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये है भैया अपने पास थोड़ा सा जो वो, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसको तो मैं मिटा रहा हूं, देखना। तो भाई देखो जरा कि अभी हमने रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन ये तो पढ़ा कि हैलोजिनेशन के लिए हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि भाई एल्केन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे चेक करें, है ना। तो सिंपल सा काम, रिएक्शन में क्या बनता है, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा एल्केन, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी किसके लिए, हैलोजिनेशन के लिए। तो यहां पर देखना जरा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, है ना, फॉर हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन के लिए एल्केन की रिएक्टिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा ना फ्री रेडिकल, हम बोलेंगे एल्केन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। देखो कैसे, कि जैसे एक एग्जांपल है अपने पास, है ना, कि एक तो ये वाली कोई एल्केन है CH3, ये है CH3, यहां है CH3, ये है H। एक ये कोई एल्केन है CH, और ये CH3, ये H। और एक हमारे पास ये कोई एल्केन है CH3CH2H, और ये एल्केन है CH3H। ठीक है, ये 3-4 एल्केन है अपने पास। अब इनमें कौन सी एल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ H फॉर हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर होता है भैया जी 2 डिग्री हाइड्रोजन, और फिर होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन, है ना। ये ऑर्डर है किसका, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का। अब यहां पर ऐसा ही क्यों होता है, तो ये आपको इससे पता चलेगा। ध्यान से देखना जरा कि यहां पर जो है वो हमने हाइड्रोजन हटाया, तो जैसे ही हाइड्रोजन हटाया तो एक फ्री रेडिकल जो बना, ये भैया 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। फिर इस हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पर जो है वो फ्री रेडिकल जो बना वो CH3, और ये CH फ्री रेडिकल, और ये CH3, कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन। फिर इसको हटाया तो फ्री रेडिकल जो बना वो 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला फ्री रेडिकल बनेगा। देखो जरा, CH3 और ये CH2 फ्री रेडिकल, और इसको हटाया तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा कौन सा, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना, इन चारों में अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, हम बोलेंगे रिएक्टिविटी उसकी हैलोजिनेशन के लिए उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना, तो हमारे पास ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। अब इसी मॉलिक्यूल में देखो एक क्वेश्चन ये है कि यार ये वाला हाइड्रोजन भी तो, यहां पर भी तो हम फ्री रेडिकल बना सकते थे, हैलोजिनेशन यहां पर भी हो सकता था, इसमें हैलोजिनेशन यहां भी हो सकता था, हैलोजिनेशन यहां तो कहीं पर भी करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहां हैलोजिनेशन करवाए, 2 तरीके के हाइड्रोजन हो गए, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो पहले जो है वो रिएक्टिविटी किस हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, 3 डिग्री। तो कोशिश करो, अगर मॉलिक्यूल में 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो पहले हमें 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन जो है वो वहां पर जोड़ना है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये मानो कि
पहली प्रेफरेंस जो 3 डिग्री को देंगे, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को। कई बार अगर स्टेबल फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल बने तो ये प्रेफरेंस जो है वो लागू नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो है वो ये कंपाउंड है ना, एक तो CH2H, एक ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2H, और एक ये वाला कंपाउंड है CH3CH और ये H और ये CH3। अब आपको पूछ लिया कि यार यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होगा, इसको मैं बोल दूं जैसे H1, ये H2, ये H3। अब यहां सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो भैया रिएक्टिव हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कौन सा होगा, H1 होगा। क्यों होगा H1? क्योंकि भाई यहां पर देखो आप जैसे ही H1 को हटाओगे फ्री रेडिकल जो बनेगा वो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा, और हमें पता है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ठीक ठाक स्टेबल होता है। ठीक ठाक क्या, इन सबसे तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पर जो वो H2 को हटाया हमने, दिस इज नॉट H2, 2 हाइड्रोजन नहीं है, ये H2 1 2 3 मैंने नंबरिंग करी है ना। या इसको जो अगर कंफ्यूजन हो इसको H1 बोल दिया, इसको H1 डैश बोल दिया, और इसको H1 डबल डैश बोल देता हूं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा, H1। फिर कौन सा होगा, H1 डैश। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्री रेडिकल जो बनेगा ना वो CH2CH, ये लो एलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा, और यहां पर जो इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, बेंजाइलिक है। फिर कौन सा है, एलाइलिक है। फिर कौन सा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये हमारे पास फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहां पर जो है वो अगर आपको हैलोजिनेशन के लिए रिएक्टिविटी पूछे तो सबसे आसानी से इसका हैलोजिनेशन होगा, फिर इसके बाद में इसका, और सबसे लास्ट में इसका हैलोजिनेशन होगा। ठीक है ना। तो ये है भैया आपको एल्केन की रिएक्टिविटी अगर पूछे कि कौन सा एल्केन हैलोजिनेशन के लिए कम रिएक्टिव होगा, कौन सा एल्केन हैलोजिनेशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा, बहुत ही सीधा सा काम, सिंपल सा काम, फ्री रेडिकल बनाओ और स्टेबिलिटी चेक करो। एल्केन में भी सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ही आपको बनाना है। कोशिश करना 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाओ और उससे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बने। अगर कहीं रेजोनेंस का कंसेप्ट लग रहा है तो वहां पर जो स्टेबिलिटी और ज्यादा जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्रोजन ही आपको हटाना है। क्लियर है बात? सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ही आपको बनाना है हाइड्रोजन हटा के। एक छोटा सा पॉइंट और है ना, वैसे तो जो है वो हमने ये जीओसी में ये चीज पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं तो एक और पॉइंट हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जीओसी में हमने ये पॉइंट पढ़ा था। यहां पर ये पॉइंट काम में आएगा, अक्सर यहां से जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नीट में भी जो है इस पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार हम इस पॉइंट को दोबारा जो है चेक कर लेते हैं, क्योंकि जीओसी पढ़े हुए काफी टाइम हो गया अपन को। नहीं देखिएगा भैया जी, देखो समझो कि पॉइंट है अपने पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, है ना। देखो कि यार एक तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है, और दूसरा इसी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आप ये ध्यान में रखोगे कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भैया स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है। अब ध्यान ये भी रखना है कि भैया एक तो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और दूसरा जो है वो अपने पास होता है भैया बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको, हो सकता है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले, है ना। पॉसिबिलिटी है कि आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ ले, ये भी हो सकता है। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम समझते हैं, एक CH3, इसको मैंने बोल दिया HA, CH2, इसको मैंने बोल दिया भैया HB, एक है अपने पास CH2, इसको मैंने बोल दिया HC। आपको ये बोल दिया कि देखो तीनों की तीनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही है
है ना। ये अपने पास कार्बन हाइड्रोजन, ये भी कार्बन, तो तीनों के तीनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, लेकिन इन तीनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। ओके, ये तो मैंने उल्टा लिख दिया। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, दोनों जो है वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। कि भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां पर देखना, आपको इन तीनों में अगर बॉन्ड एनर्जी को या फिर यूं कहो कि आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, आप तीनों को जो है वो क्या करो, बारी बारी से ब्रेक करो और फ्री रेडिकल बना के देखो। जैसे सबसे पहले मैं HA को हटा रहा हूं, तो आप HA को हटाओ, यहाँ आया CH3, ये फ्री रेडिकल बनेगा, बाकी सारे एज इट इज रख दो, है ना। बाकी जो है वो सारे, अब HB को मैंने CH2 से लिख दिया, इसको CH3 लिख दिया, अब इससे मतलब नहीं है, हमने HC को सबसे पहले HA को हटाया, HA को हटा के यहाँ पर फ्री रेडिकल हमने बनाया। फिर यहाँ देखो जरा कि CH3 है, ये CH और ये CH3, ये CH2, ये CH फ्री रेडिकल और ये CH3। फिर इसके बाद में जो तीसरा CH3 CH और ये CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH2 फ्री रेडिकल, ये 1, ये 2 और ये 3। अगर आप इन तीनों में स्टेबिलिटी चेक करो ना, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास जो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला रहेगा। देखो जरा, इसके पास कितने 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए ना फ्री रेडिकल के पास, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, पहला, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये तो है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो अब अगर आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कौन सा, ये कार्बन HC बॉन्ड, फिर आएगा कार्बन HB बॉन्ड, फिर आएगा कौन सा, कार्बन HA बॉन्ड। ये हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब ऐसा क्यों आया, ये क्यों हुआ, तो मेरे भाई ये जो है वो इसलिए हुआ, आप सोचो कि यहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल है, और भैया कम स्टेबल है तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। यहां पर जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल चीज जल्दी बनेगी, बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक होगा क्योंकि यहां फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बना। ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहां पर फ्री रेडिकल थोड़ा कम स्टेबल बना। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है, ये है भैया रिलेशन बिटवीन बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो कि हमने सारी बातें तो कर ही ली है, स्टेबिलिटी के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में। हम एक एक करके जितने भी एग्जाम्पल है ना, जैसे उनको डिटेल में पढ़ते हैं। हेलोजिनेशन हो गया, क्लोरिनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, सबको जो वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। हेलोजिनेशन में फ्लोरिनेशन। ठीक है, देखो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है FSR। हाँ जी भैया जी, ऐसा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरिनेशन। तो देखो फ्लोरिनेशन है ना, कहने का मतलब फ्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। और अभी हमने देखा था कि यार फ्लोरिनेशन में फ्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होती है, तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन तो कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो फ्लोरीन तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है। तो यही पॉइंट हमें लिखना है कि भाई फ्लोरीन गिव्स एक्सप्लोजिव रिएक्शंस। ठीक है, सो we use F2 after dilution with inert
गैस लाइक N2। ठीक है, देखो फ्लोरिनेशन जो है वो, फ्लोरीन जो है वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है, तो फ्लोरीन को जो है वो हम काम में लेते हैं इसको डाइल्यूट करने के बाद इनर्ट गैस। अब आप कहोगे सर N2 इनर्ट गैस, इनर्ट गैस तो हीलियम, नियोन, आर्गन ये सारी होती है। भैया नाइट्रोजन भी ऑलमोस्ट इनर्ट होती है। नाइट्रोजन जो आपको पता होना चाहिए आसानी से रिएक्शन नहीं करती है, रूम टेम्परेचर पर जो है वो नॉन रिएक्टिव होती है, तो ये भी ऑलमोस्ट क्या है, इनर्ट ही है, इनर्ट की तरह ही ये एक्ट करती है। तो फ्लोरीन को क्या करते हैं हम, डाइल्यूट करते हैं, नाइट्रोजन में मिक्स करके इसको डाइल्यूट करते हैं और इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिएक्शन थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। तो फ्लोरीन को काम में लेने के लिए या फ्लोरिनेशन करवाने के लिए नाइट्रोजन में घोलकर उसको काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो फ्लोरीन तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है, इसकी बात हम ज्यादा नहीं करेंगे। सेकंड जो है वो हम बात करेंगे भैया क्लोरीनेशन की। ये सिंपल सा काम है, या जो है वो बिल्कुल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है वो हम ठीक ठाक रेट से होते हैं। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की रिएक्शन ना तो बहुत तेजी से होती है ना बहुत स्लो होती है ना। तो आप ये देखो कि रिएक्शन हुई RH एल्केन है, रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है आपको, Cl2H न्यू ये आपको मिल सकता है देखने को, या फिर देखो जरा कि Cl2 और साथ में H2O2। ठीक है, और साथ में जो वो आपको H न्यू ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि क्लोरीनेशन की जो रिएक्शन है ना इसमें आपको ये सारे रिएजेंट देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको जो है यहाँ पर एक तरीके से Cl2 के अलावा आपको जो है वो SO2Cl2 और साथ में H न्यू ये भी देखने को मिल सकता है। दिस इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, ये भी सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इन सब में एक ही काम होगा और वो ये है कि हेलोजिनेशन होगा, RCl बनेगा। ठीक है, और इवन यहां पर H2O2 ही नहीं, कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, R2O2 भी हो सकता है। ठीक, देखो जरा कि जब रिएक्शन होगी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो क्या होता है ना कि पेरोक्साइड जो है पहले टूटता है, सिंपल सा काम, मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म हम पहले देख चुके हैं। इसके साथ रिएक्शन हम देख लेते हैं कि RH है, रिएक्शन हमने करवाई इसकी किसके साथ, SO2Cl2 के साथ। तो यहां पर क्या होगा, एक तो बनेगा RCl, एक साथ में SO2 गैस बाहर हो जाएगी, एक साथ में जो क्या हो जाएगा HCl बाहर हो जाएगा, है ना। अब रिएक्शन कैसे चलेगी, तो बहुत ही आसान सा काम है। तो SO2Cl2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है भैया, ये कंपाउंड अपने पास क्या, SO2Cl2। तो ये कंपाउंड जो है क्या होगा, ब्रेक होगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो एक तो Cl फ्री रेडिकल बना और साथ में जो क्या बना, Cl, और ये देखो ये कंपाउंड जो है इस तरीके से जो है वो क्या होगा, टूटेगा। फिर ये वाला Cl फ्री रेडिकल जो आगे RH पर अटैक कर देगा और RH पर अटैक करेगा, आगे से आगे रिएक्शन चलती जाएगी और ये जो है ना ये वापस से फर्दर जो है इस तरीके से और एक बार ब्रेक होगा। तो इसमें जो है वापस से आपको Cl फ्री रेडिकल और यहाँ से क्या मिल गया, SO2 गैस बाहर। इस तरीके से इसमें फ्री रेडिकल बनता है और रिएक्शन जो है वो आप किसी के साथ भी करवा दो इनमें से, बस आपको जो है RCl बनाना है, सिंपल सा काम है। मैकेनिज्म वही 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, चेन इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। एक दो एग्जांपल जो है इसके आपको ध्यान में रखना है, जैसे CH4 है। ठीक है, रिएक्शन इसकी हमने करवाई Cl2H न्यू। दो कंडीशन हो सकती है, एक तो कंडीशन यहां पर यह है कि यार CH4 एक्सेस में है, ये एक्सेस में है, और दूसरी कंडीशन ऐसी है कि CH4 है, रिएक्शन में Cl2H न्यू और इस बार क्लोरीन एक्सेस में है। तो अगर CH4 एक्सेस में है तब तो रिएक्शन होगी, यहां से HCl क्या हुआ, बाहर हुआ और यहां पर बना CH3Cl, रिएक्शन एक ही बार होगी, ये वाला जो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, लेकिन अगर यहां पर आपने क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया तो अब देखो जब पहली बार रिएक्शन हुई CH3Cl तो ये बना, अब क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है, इसके पास अभी हाइड्रोजन बाकी है, ये आगे वापस से रिएक्शन कर लेगा, वापस से रिएक्शन करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ, एक और जो है वो हाइड्रोजन जो है चला जाएगा, क्या बनेगा, CH2Cl2। अभी रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी, एक बार और रिएक्शन होगी, वापस से एक HCl और बाहर गया, क्या बनेगा, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म। एक बार और रिएक्शन होगी, तब तक रिएक्शन होती जाएगी जब तक जो वो सारे के सारे हाइड्रोजन नहीं चले जाते हैं। और इस कंपाउंड CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कंपाउंड होता है CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड, वैसे तो सॉल्वेंट के तौर पर काम में आता है, लेकिन भैया ये जो है वो पायरीन फायर एक्सटिंग्विशर के में भी काम में आता है, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम में आता है, आग बुझाने के काम में आता है पायरीन CCl4। ठीक है ना, और इन सब का वास्तव में क्या मिलता है आपको, मिक्सचर मिलता है। कब, जब क्लोरीन आप काम में लेते हो, तो मतलब क्लोरीन जब एक्सेस में लेते हो, तो जब हेलोजन एक्सेस में होता है ना तो रिएक्शन जो है वो
एक मोनो हेलोजिनेशन पर नहीं रुकती है, रिएक्शन जो है वो आगे से आगे चलती जाती है और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट का आपको क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। जैसे इसी में जो है वो अगर हमारे पास एथेन है तो भी ऐसा ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक तो है हमारे पास C2H6, ठीक है, और रिएक्शन हम करवा रहे हैं वो Cl2H न्यू, और एक कंडीशन तो ऐसी है कि ये C2H6 जो है वो एक्सेस में है, तो रिएक्शन होगी C2H5Cl, ये वाला जो है वो मेजर बनेगा रिएक्शन यहाँ। हालांकि इसमें भी साइड प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ज्यादातर अमाउंट इसका रहेगा। लेकिन अगर यहीं पर C2H6 है और Cl2H न्यू है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन जो है ना वो एक्सेस में है, अगर क्लोरीन आपने एक्सेस में ले लिया तो यहाँ पर C2H6 पहले ये बना, रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी, एक एक करके सारे के सारे जो है वो हेलोजिनेशन सारे के सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा C2 और H6 की जगह जो है वो क्या आ जाएगा, Cl6। ये जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं भैया आर्टिफिशियल कैम्फर, ठीक है, ये कपूर होता है ना, जो जलाने के काम में लेते हैं हम। तो ये हमारे पास है क्लोरीनेशन की रिएक्शन, बहुत ही आसान सा काम है। फिर नेक्स्ट जो है वो है भैया ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन भी सेम ऐसा ही कंसेप्ट है, ब्रोमिनेशन भी सेम टू सेम ऐसा ही कंसेप्ट है। देखिएगा कि इसमें भी जो है वो आपको क्या करना, वो ही सारे रिएजेंट काम में लेने हैं जो कि अभी हमने क्लोरीनेशन के लिए लिखे थे। तो थर्ड इज ब्रोमिनेशन। देखो कि भाई क्या करना है आपको, वही RH रिएक्शन या तो करवा दो Br2H न्यू के साथ, ठीक है, या यहां पर Br2 साथ में R2O2 कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है ना, और या फिर जो है यहां पर आ जाएगा SO2 Br2, है ना, और साथ में जो है वो H न्यू या हीट कोई भी हो सकता है, तो यहां पर बनेगा क्या, RBr। सेम टू सेम इसी तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक ऐसे ही फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, है ना। फिर लास्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं भैया आयोडीनेशन या आयोडाइजेशन। देखो आयोडाइजेशन में थोड़ा सा आपको जो है पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि आयोडाइजेशन में अभी मैंने कहा था रिएक्शन जो है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, आयोडीन के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो यहां पर जो है वो एक दो पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी के पॉइंट है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो भैया देखो जरा कि हमारे पास है फोर्थ इज आयोडीनेशन। भाई देखो क्या होगा, क्या कि आपने जो वो एल्केन लिए, ये है हमारे पास क्या, एल्केन, है ना, रिएक्शन हमने करवाई मान लो I2 के साथ H न्यू की प्रेजेंस में, तो जब रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या बनेगा, RI, और साथ में क्या बना, HI, यही होगा। अब इस रिएक्शन में क्योंकि HI बन रहा है, और जो HI होता है ना वो क्या होता है भैया, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है HI, ये होता है भैया एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो है ना ये क्या करेगा, ये एल्काइल आयोडाइड जो बना है इसको वापस से रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्केन में। तो इसलिए जो आयोडीनेशन की रिएक्शन है या आयोडाइजेशन जो है ना ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इन या आयोडीनेशन रिएक्शन, आयोडीनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है, ये रिवर्सिबल होती है बिकॉज HI formed in reaction is a strong reducing agent, reducing agent, it reduce या it reduces formed alkyl iodide, formed alkyl iodide into alkane, ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी अल्काइल आयोडाइड बनेगा उसको एल्केन में रिड्यूस कर देगा। अब आपको क्या करना भैया, आपको तो इससे RI बनाना है, ठीक ठाक यील्ड में बनाना है, अच्छी यील्ड में बनाना है। आप चाहते हो कि यार यहां से अल्काइल आयोडाइड मिले आपको
और अच्छी यील्ड में मिले, है ना। तो इस इक्विलिब्रियम को किधर लेके जाओगे, आगे लेके जाओगे। तो इक्विलिब्रियम को आगे लेके जाने के लिए इस HI को यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो फॉर प्रोसीडिंग रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन HI is removed, HI is removed by addition of strong oxidizing agents like, देखो कि आपने जो क्या कर दिया, HI खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसको हटाने के लिए आप क्या कर दो, इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दो, है ना। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इस HI के साथ रिएक्शन करेगा, OA RA एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, लाइक HiO4, है ना, HiO3, ठीक है। आप जो है वो इसके अलावा HNO3 काम में ले सकते हो, HgO काम में ले सकते हो। ये सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं, एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये सारे मिला दोगे, इनमें से कोई भी मिला दो, तो ये क्या करता है, जैसे HiO4 मिला दिया आपने, तो HI के साथ रिएक्शन करके HI को कन्वर्ट कर देगा किसमें, I2 में कन्वर्ट कर देगा, और I2 में कन्वर्ट हो गया तो भाई ये खत्म हो गया, यही I2 वापस से रिएक्शन में काम में आ जाएगा। तो अगर आपको आयोडीनेशन रिएक्शन करवानी है तो आयोडीनेशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में होती है। क्यों काम में लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि भाई रिएक्शन में HI बनता है, और ये HI हमारा जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसको हटाना जरूरी होता है, अदरवाइज रिएक्शन जो क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। क्लियर है बात। ठीक ऐसे ही अगर आपको मान लो बेंजीन का आयोडाइजेशन करवाना है या आयोडीनेशन करवाना है, तो हमारे पास जैसे बेंजीन है मान लो, है ना, रिएक्शन हम I2 के साथ करवाएंगे, केवल अगर I2 लोगे तो यहां रिएक्शन नहीं होगी। I2 के साथ आपको कोई लुईस एसिड काम में लेना पड़ेगा, जैसे मान लो यहां पर हमने साथ में आयरन ले रखा है, तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये जो है वो अपने पास ये रिएक्शन होगी, है ना, लेकिन साथ में बनेगा भैया HI, तो इसलिए रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। और इसको अगर हटाना है आपको, है ना, तो इसमें कोई ना कोई आपको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो भाई इसी रिएक्शन में रिएक्शन रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल हो जाएगी अगर आप I2 यहां पर साथ में क्या मिला दोगे, HNO3। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, इस रिएक्शन में बने HI को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, इस HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अब यहां पर ये आयरन काम में क्यों लेते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको जो अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो यहां से जो है वो I+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करता है, फिर ये वापस से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटकर जो क्या बना लेगा, HI बना लेगा। तो यहां पर आपको साथ में कोई लुईस एसिड काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया भैया हमारे पास आयोडीनेशन की रिएक्शन। हेलोजिनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक दो पॉइंट और हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक तो होता है प्रमोटर, ठीक है, और एक होते हैं इनहिबिटर। तो प्रमोटर तो क्या करते हैं, रिएक्शन को और आगे लेके जाते हैं, रिएक्शन को जो है ना वो जो है वो जल्दी करवाते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, जबकि इनहिबिटर क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो देखो जरा ये दोनों हम यहां पर लिख लेते हैं। प्रमोटर, ठीक है, सब्सटेंस which increases the rate of halogenation। तो ये सारे के सारे हेलोजिनेशन की रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए R2O2, H2O2, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, पेरोक्साइड होते हैं। अब इनसे हेलोजिनेशन की रेट इंक्रीज क्यों होती है या कैसे इंक्रीज होती है, तो आप समझो कि पेरोक्साइड क्या करेगा, इसका बहुत ही आसानी से होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज होकर ये तुरंत क्या बना लेगा भैया, एक तरीके से फ्री रेडिकल बना लेगा। और एक बार कंटेनर में फ्री रेडिकल आ गया तो अब आगे से आगे फ्री रेडिकल बनते चले जाएंगे। तो फ्री रेडिकल जो है वो इन्होंने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया, अब आगे से आगे अपने आप जो फ्री रेडिकल बनते चले जाएंगे। इसलिए जो है ये क्या होते हैं, एक तरीके से प्रमोटर होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर ये क्या करते हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द रेट
ऑफ हेलोजिनेशन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास O2 है ना, या एक ये होता है, इसको हम बोलते हैं भैया पैराबेंजोक्विनोन, है ना। ये क्या करते हैं, वो जो फ्री रेडिकल बना है ना, उस फ्री रेडिकल को खा जाते हैं, फ्री रेडिकल को क्या करेंगे, कंज्यूम कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो है ना फ्री रेडिकल को एक तरीके से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे O2 जो है ना, वो इसको जो वापस से पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा फ्री रेडिकल को। इसलिए जो फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन अगर कम हो गई, कंटेनर से फ्री रेडिकल गायब हो गए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रुक जाएगी या रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो भाई देखो हैलोजिनेशन के बारे में जितनी भी चीज़ें थी, सारे जितने भी पॉइंट थे ना, वो हमने कवर कर लिए, वो हमने देख लिए। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक तरीके से आप सिलेक्टिविटी बोल सकते हो, सिलेक्टिविटी है ना, या रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो ये पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके अलावा हैलोजिनेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, हैलोजिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टीरियो को साथ में ऐड करके, या यूं कहो कि आइसोमेरिज्म को साथ में ऐड करके उसके बाद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।